नमस्कार साथियों। हम सभी करंट अफेयर्स की जो शॉर्ट वीडियो की सीरीज में देख रहे हैं, जिसमें गंगा डॉल्फिन की गणना के संबंध में एक रिपोर्ट आई थी पिछले वर्ष। ये 3 मार्च 2025 को विश्व वन्यजीव दिवस के समय से पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा पहली राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन रिपोर्ट जारी की गई थी। 3 मार्च 2025 को विश्व वन्यजीव दिवस के दिन प्रधानमंत्री द्वारा पहली राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन रिपोर्ट गणना रिपोर्ट जारी की गई थी। यह इनका जो सर्वेक्षण का कार्य हुआ था 8 राज्यों में। कितने राज्यों में? 8 राज्य, 28 नदी। 8 राज्य, 28 नदी, गंगा और उसकी सहायक नदी चंबल, यमुना और राप्ती में। कुल 7,109 किलोमीटर का सक्रिय सर्वेक्षण हुआ था और उसमें उपकरण किसका यूज हुआ था? हाइड्रोफोन का यूज हुआ था सर्वेक्षण के समय। और कुल जो गंगा डॉल्फिन की कुल डॉल्फिन की जो संख्या है 6,327 है, जिसमें से गंगा डॉल्फिन है 6,324 और 3 जो है सिंधु डॉल्फिन है। राज्यवार देखा जाए तो सर्वाधिक जो है 2,397 यूपी में है, बिहार में 2,220, पंजाब में न्यूनतम 3। गंगा नदी में डॉल्फिन का वितरण अगर देखा जाए तो मुख्य धारा में गंगा के 3,274 है, सहायक नदियों में 2,414, ब्रह्मपुत्रा नदी के मुख्य धारा में 584 और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में 412 और ब्यास नदी में 101। ये डाटा रहा गंगा डॉल्फिन गणना से संबंधित। अगला न्यूज देखते हैं हम लोग जो चर्चा में रहा। यह है समुद्रयान, एक पनडुब्बी है, समुद्रयान है जिसका नाम है मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 नामक पनडुब्बी जो कि समुद्रयान है, यह पहला स्वदेशी क्या है? पहला स्वदेशी रूप से विकसित मानव युक्त गहरे समुद्र में जाने वाली पनडुब्बी है। यह पनडुब्बी मानव जो है जा सकता है, भारत के द्वारा पूर्ण रूप से विकसित स्वदेशी है। यह भारत के महत्वाकांक्षी डीप सी मिशन का प्रमुख उपकरण है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से गहरे समुद्र में अन्वेषणों के लक्ष्यों तक पहुंचना, अन्वेषण करने के लिए, खोज के लिए। वर्तमान स्थिति क्या है? भारतीय नौसेना के कमांडर जतेंद्र पाल सिंह रिटायर्ड ने 6 अगस्त 2025 को 5,002 मीटर की गहराई तक गोता लगाया। इसी से तकनीकी और सुरक्षा विशेषता क्या है? मत्स्य 6000 विशेष रूप से गहरे समुद्र के उच्च दबाव, हाई प्रेशर और ठंडे वातावरण का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्षमता इसकी क्या है? 6000 मीटर, 6 किलोमीटर की है। 2.1 मीटर व्यास का एक गोलाकार ढांचा जो कि टाइटेनियम मिश्र धातु से निर्मित है और 3 लोग, एक पायलट और 2 वैज्ञानिक इसमें बैठ सकते हैं। जीवन रक्षक क्षमता सामान्यतः परिचालन के लिए 12 घंटे की सहन शक्ति है। आपात स्थिति अगर कोई होगी तो 96 घंटे तक जीवन समर्थन लाइफ सपोर्ट मिल सकता है। उद्देश्य क्या है कि समुद्री जो खनिज संसाधन है जैसे पॉलीमेटेलिक, मैग्नीज, नोड्यूल्स, कोबाल्ट, क्रस्ट का पता लगाना, गहरे समुद्र की जैव विविधता का अध्ययन करना और करने के लिए 3 व्यक्तियों को 6,000 मीटर की गहराई तक ले जाना, 6 किलोमीटर के अंदर तक इस समुद्रयान मत्स्य 6000 नामक पनडुब्बी से जाया जा सकता है। तो मत्स्य 6000 मुख्य बात क्या है? मिशन समुद्रयान परियोजना का हिस्सा है। नोडल मंत्रालय के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। विकासकर्ता संस्था जो है राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, NIOT कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ पे? कहाँ पे? चेन्नई में। ठीक है। अगला देखिए जो न्यूज है, ऑपरेशन सिंदूर, इसकी पृष्ठभूमि देखिए। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमला हुआ था। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जरूर पूछ सकता है। 22 अप्रैल 25 को पहलगाम में 26 लोगों की मृत्यु हुई आतंकी हमले के बाद। 30 अप्रैल को पाकिस्तान के सभी विमानों के लिए भारत के एयर स्पेस बंद कर दिए गए। 5 मई को भारत में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की घोषणा की गई। और ऑपरेशन की शुरुआत कब होती है? एग्जाम पूछा जा सकता है। तो 6-7 मई को पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर निशाना बनाया गया और 7-8 मई को पाकिस्तान का जवाबी हमला बनियान अल मरसूस के तहत किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने 6-7 को चलाया और पाकिस्तान ने जो जवाबी हमला किया तो बनियान अल मरसूस नाम से किया। और 10 मई को क्या? युद्ध विराम की घोषणा हो गई। ये 6 और 7 का पूछा जा सकता है आपसे कि ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा कब चलाया गया? तो 6-7 मई को। उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या था? पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देना। कार्रवाई सटीक और केवल आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाने बनाने पर केंद्रित थी, न कि जनहानि पर नुकसान करना था। लश्कर तैयबा, द रेजिस्टेंस फ्रंट और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी समूहों के 9 ठिकानों को सटीकता से निशाना बनाना और ध्वस्त करना, इसका मेन उद्देश्य था। और ऑपरेशन सिंदूर में शामिल जो हथियार थे
SCALP और हैमर क्रूज मिसाइल, कामिकेज ड्रोन, हैमर मिसाइल, राफेल जेट, ब्रह्मोस मिसाइल, S-400 मिसाइल और आकाश मिसाइल, ये इतने हथियार सम्मिलित थे उस समय। सैन्य कार्रवाई जो हुई ऑपरेशन सिंदूर की नेतृत्वकर्ता एग्जाम में पूछा भी है, सोफिया कुरैशी, और विंग कमांडर कौन थी? व्योमिका सिंह। तो दोनों महिलाओं ने इस चीज को लीड किया, तो बहुत चर्चा में रही है सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। भारतीय सशस्त्र सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना का इस समन्वित क्या था? ऑपरेशन। सभी का समन्वित क्या था? एक ऑपरेशन था। अब ये देखिए एक अंतरिक्ष से संबंधित न्यूज है, रही है, चर्चा में रही थी। इस न्यूज क्या था? एक्सियोम फॉर्मेशन। एक्सियोम फॉर्मेशन एक्सियोम फॉर्मेशन को 25 जून 25 को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, एक्सियोम फॉर्मेशन को 25 जून 25 को लॉन्च किया गया। यह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक निजी अंतरिक्ष उड़ान था, प्राइवेट। किसके लिए? ISS के लिए। लॉन्च व्हीकल क्या था? स्पेस एक्स का फाल्कन 9। इसकी समय अवधि प्रक्षेपण के से 14 दिन तक थी। प्रक्षेपण स्थल अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी के स्पेस सेंटर था। मिशन के जो शामिल दल कौन कौन से थे? जो चालक दल के सदस्य थे जो मिशन में गए थे, उसमें एक थे कमांडर पैगी हिटसन अमेरिका के, शुभांशु शुक्ला भारत के, और स्लोवोज उज्जांस्की और विस्नेवस्की पोलैंड के, इनका नाम भी अजीब है। टिबोर काबू हंगरी के। चारों नाम याद कर लीजिएगा। कमांडर पैगी हिटसन अमेरिका के, शुभांशु शुक्ला भारत के, और विस्नेवस्की पोलैंड के, और टिबोर काबू हंगरी के। अलग अलग देश के हैं, एक अमेरिका के, भारत के, पोलैंड के और हंगरी के। और इस मिशन का उद्देश्य क्या रहा था कि माइक्रोग्रेविटी में बायोटेक्नोलॉजी और फिजिक्स और चिकित्सा संबंधी क्या करना? रिसर्च करना। इस शुभांशु शुक्ला के बारे में बहुत न्यूज चर्चा में रहे थे, इसलिए इनको अशोक पुरस्कार भी मिला हुआ है। भारत के लिए मिशन का क्या महत्व है? देखिए, भारत जब जो गगनयान मिशन 2027 में भेजने वाला है, तो भारत और अमेरिका के जो अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत बनाता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है, यह 340 से 460 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित एक रहने योग्य कृत्रिम उपग्रह है यह। और ISS के प्रमुख साझेदार कौन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के? देखिए, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, जिसको ESS से कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का नासा जो है, जापान का जाक्सा, कनाडा का काशा CSA, और रूस का रोसकोसमोस। ये चीजें, इसका पहला हिस्सा 1998 में अंतरिक्ष में भेजा गया। शुभांशु शुक्ला के बारे में देख लीजिए। शुभांशु शुक्ला ने इस मिशन में पायलट के रूप में कार्य किया और कई माइक्रोग्रेविटी प्रयोग किए, जिससे भारत के भावी गगनयान मिशन के लिए बहुमूल्य अनुभव प्राप्त हुआ इन्हें। इनको भारत का जो गगनयान मिशन जाना है, इसके लिए इनको चयनित किया गया है। तो उसी की कड़ी थी कि उन्होंने क्या किया, एक अनुभव प्राप्त किया कैसा वहां पर रहेगा। तो अमेरिका के सहयोग से चीजें हो पाई। अगला है, देखिए अगला न्यूज जो रहा है चर्चा में, कि ट्रैकोमा उन्मूलन हेतु भारत को WHO का प्रमाण पत्र मिल गया है। अब ध्यान दीजिएगा, 78वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में WHO द्वारा भारत को ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र दिया गया। इसकी तिथि कब है? 19 मई 2025 को। प्राप्तकर्ता कौन है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र, नेपाल और म्यांमार के बाद हमसे पहले नेपाल और म्यांमार को ट्रैकोमा खत्म करने वाला यह भारत क्या हो गया? तीसरा देश हो गया। हमसे पहले नेपाल और म्यांमार ने, अगर कथन कांड में आ जाए कि भी हाल ही में ट्रैकोमा खत्म करने वाला भारत तीसरा राज्य है, इसके पहले नेपाल और म्यांमार ने इसको समाप्त कर दिया गया। दोनों कथन सही है कि एक सही है कि दो सही है? इसमें दोनों कथन सही होंगे। भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया 2017 से शुरू हुई थी। भारत को संक्रामक ट्रैकोमा से मुक्त घोषित किया जाता है। 19 से 24 तक जो है मामलों की निगरानी की गई, और अक्टूबर 2024 में WHO द्वारा ट्रैकोमा को भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या में समाप्त घोषित कर दिया, और 19 मई 2025 को इसका इनको प्रमाण पत्र भी मिल गया। इस तरीके से यह जो है ट्रैकोमा समाप्ति का प्रमाण पत्र भारत को प्राप्त हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।